हे माय जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटली में राष्ट्रवाद। ये पार्ट 3 है हिस्ट्री चैप्टर 1 का। तो अगर फर्स्ट या सेकंड पार्ट नहीं देखा तो जाके देख लो फटाफट से प्लेलिस्ट में। अब इटली में राष्ट्रवाद के पहले हम एक चीज़ के बारे में मैं पढ़ा देती हूँ। ब्रिटेन के बारे में थोड़ा सा बुक में हमारे दिया है, तो वो हमें ब्रिटेन की चालाकियों के बारे में पढ़ना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले शासक वहाँ पे भी होते थे, लेकिन वहाँ पर बहुत जल्दी यानी कि 1688 में शासक से सारी ताकत छीन ली गई। कुछ संघर्षों द्वारा ये सब काम हुए और ब्रिटिश उसके पहले मेन 4 पार्ट इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश जैसे लोगों में बटा था। अब जब ब्रिटेन कह सकते हैं, ब्रिटिश या ब्रिटेन बोले तो ये एक कह सकते हैं राष्ट्रवाद या एक राष्ट्र बन चुका था। अब इसके पास, क्योंकि और सारे तो बहुत सारे तो थे अभी भी अपने में संघर्ष कर रहे थे, तो इसके पास अब मौका था छोटे देशों पर हक जमाने का, कह सकते हैं। तो ब्रिटेन हम जानते हैं बहुत चालाकी से इंडिया पे भी बहुत सालों तक शासक किया है। तो सबसे पहले इसका जो इसके अंडर में आने वाला स्कॉटलैंड, इसको क्या किया, स्कॉटलैंड में जैसे हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख हैं, वैसे वहाँ पे क्या थे तो कैथोलिक थे और प्रोटेस्टेंट थे। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट आपने पहले भी नाम सुना होगा। तो कैथोलिक प्रोटेस्टेंट में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे। तो प्रोटेस्टेंट को क्या किया, ब्रिटेन ने भड़का दिया। इस काम में तो कह सकते ब्रिटेन आगे हो गया। अब ब्रिटेन ने भड़का दिया प्रोटेस्टेंट को कैथोलिक के खिलाफ और ज़्यादा। तो अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के पास तो ब्रिटेन का साथ था तो बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा बेकार कंडीशन हो गई कह सकते हैं कि एक इंग्लैंड जो नेशन स्टेट था, इंग्लैंड जो राष्ट्र राज्य था, उसने क्या किया 1704 जब बहुत बुरी स्थिति हो गई। अब इंडिया में जब बुरी स्थिति थी तभी तो ब्रिटेन ने कब्जा किया। तो वहाँ पे जब सबसे बुरी स्थिति 1704 में बनी, और फिर क्या किया गया कि एक एक्ट, क्या यूनियन, इंग्लैंड ने क्या किया, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत स्कॉटलैंड पर कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती का कब्जा, और उसको नाम दे दिया गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम लोग यूके के नेम से जानते हैं। इसको कर दिया। अब केवल एक यही देश नहीं था जो इसके कब्जे में आया था, इसने और 1-2 देशों पर ऐसा काम किया। तो ज़्यादा हमें स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ना था और थोड़ा सा पोलैंड के बारे में पढ़ना है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे हमने ब्रिटेन के बारे में पढ़ा है अभी, वैसे ही सेम ब्रिटेन की तरह ही एक रूस ने भी काम किया था, पोलैंड पर कब्जा करना चाहता था वो। तो पोलैंड पर, क्योंकि उस टाइम रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया सुपर पावर्स होती थी, जैसे कि आज अमेरिका, रूस अभी भी है। तो पोलैंड पर कब्जा किया और क्या क्या चेंजेस कर दिए। पोलिश जो पोलैंड की भाषा थी उसको हटा दिया, और रसिया, रूस को इंग्लिश में रसिया बोलते, तो रूस की भाषा को लागू कर दिया गया। अब इतनी जल्दी हर जगह होता है कि एक बार आपने कब्जा कर लिया, फिर कुछ टाइम बाद आंदोलन होते हैं। तो 1831 ये काम कब हुआ था, रूस ने कब पोलैंड पे किया था, तो 1830 में किया था। अब 1831 में पोलैंड अपनी पूरी ताकत के साथ रसिया के खिलाफ हो गया, रूस के खिलाफ हो गया। अब पोलैंड कोई बहुत बड़ी जगह तो थी नहीं, और उस टाइम की रूस सुपर पावर थी, तो रूस ने इनकी आवाज़ फिर से दबा दी। अब जो वहाँ के पादरी होते थे, पादरियों की को साइबेरिया के जेल में, अब साइबेरिया रूस की ऐसी जगह जहाँ पर नॉर्मल -27 -25 डिग्री टेम्परेचर होता है, और ये सबसे ख़तरनाक जगह मानी जाती है, रूस की सबसे ठंडी जगह। तो सभी पादरियों को जो सबसे ज़्यादा आंदोलन में भाग लिए थे उनको इसमें बंद कर दिया गया।
तो जब ऐसी जेल में बंद कर दिया गया तो पोलैंड के नॉर्मल लोग सब डर गए और ये यहीं पे रुक गया और पोलैंड दबा रह गया। तो इतना हमें पोलैंड के बारे में पढ़ना था। एक दो चीज़ें और है। एक क्वेश्चन आता है जैकोबिन क्लब, ये यहाँ से रिलेटेड नहीं है, रूस पोलैंड से रिलेटेड नहीं है, मैं पहले बता दूँ। तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मध्यवर्गीय लोगों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मध्यवर्गीय तथा शिक्षित लोग, मध्यवर्ग में भी बहुत सारे शिक्षित नहीं थे, तो मध्यवर्गीय शिक्षित लोगों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब हम लोग जो मेन पढ़ने वाले इटली वो जान लेते हैं। तो इटली के एकीकरण में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ते हैं कि इटली जो था वो 7 छोटे राज्यों में डिवाइड था। 7 छोटे छोटे कह सकते हैं राज्य थे। ये बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग थे तथा अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग राजा शासन करते थे। और इटली में ज़्यादा लोग कौन से होंगे? तो इतालवी। लेकिन यहाँ पे जो 7 राज्य थे, ऐसे अगर मैं बोल दूँ तो इसमें एक लोग, यहाँ पे एक, और बीच में जो शासन करते थे वो थे पोप वंश। और ये था दक्षिणी भाग जहाँ पर स्पेन में बूर्बो वंश था, वो शासन करते थे। और यहाँ पे केवल एक था सार्डिनिया पिडमोंट, इस जगह पर केवल इतालवी राजघराने का शासन था। तो ये सब बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग थे। तो और पूरे इटली में इतालवी भाषा भी नहीं बोली जाती थी, उसके अलग अलग रूप थे, वो सब प्रचलित थे। तो सबसे पहले इटली में जो स्टार्ट हुआ 1830 के दशक में, ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, ये जैसे जर्मन में थे एक, वैसे ही इटली में सबसे मेन नहीं कह सकते लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट नाम ज्यूसेप्पे मैत्सिनी, इनके बारे में हमें एग्ज़ाम में पूछ लेता है। तो ये क्रांतिकारी थे। मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, एज अ होमवर्क आप बुक से देखो, बुक में डायरेक्ट दिया है ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के बारे में अच्छे से डिटेल में। तो इन्होंने यंग इटली नामक एक संगठन बनाया जिसकी मदद से वह इटली को एक पूर्ण राष्ट्र बनाना चाहते थे। 1831 से 1848 तक के बीच की गई कोशिशों के असफल होने से ये जो छोटे छोटे राज्य थे वो और भी ज़्यादा उनमें बिखराव होने लगा। और इसको ख़त्म करने के लिए सार्डिनिया पिडमोंट, जहाँ पे इतालवी राजघराने का शासन था, वो उसके राजा इमैनुअल द्वितीय, यहाँ पे जर्मन में ऑटोमन बिस्मार्क मेन थे। यहाँ पे 3-4 लोगों के नेम आते हैं मेन में। तो ये आगे आए और इसके बाद हुए आंदोलनों का नेतृत्व एक लोग थे, प्रमुख मंत्री सीएम कावूर, ये इनका नाम कावूर था। इन्होंने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि बनाई। 1859 में सार्डिनिया पिडमोंट ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया और इस ऑस्ट्रिया को पराजित करने में मेन जो साथ दिया वो थे ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। यहाँ पे मैत्सिनी थे, यहाँ पे गैरिबाल्डी, इन्होंने मेन सहायता की। अब 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली तथा 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमोंट के सैनिकों ने प्रवेश किया। मेन हेड ये थे। तो यहाँ के सैनिक ने 2 सिसिली राज्यों में एंट्री की और यहाँ पर स्थानीय किसानों की मदद से वे स्पेन पर विजय पा सके। अब स्पेन पर भी वो विजय पा चुके थे। अब मेन जो था यहाँ पर इटली का राष्ट्रवाद, इटली का एकीकरण कंप्लीट होता है 1861 में जाकर। और इसके बाद विक्टर इमैनुअल द्वितीय, इन्हें ही वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया पूरे एकीकृत इटली का। और अब हो गया कंप्लीट इटली का एकीकरण। अब इसको एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो 1830 से 1848 ज्यूसेप्पे मैत्सिनी द्वारा अनेक प्रयास, लेकिन सब खराब। सार्डिनिया पिडमोंट के राजा इमैनुअल द्वितीय आगे आए, प्रमुख मंत्री कावूर साथ में
आए और एक कूटनीतिक संधि की फ्रांस के साथ और अब स्पेन पर जीत पाई, ऑस्ट्रिया पर जीत पाई किसकी मदद से? तो ज्यूसेppe गैरिबाल्डी की मदद से। और 1860 ईस्वी में इटली तथा 2 सिसिलियों के राज्यों में सार्डिनिया पिडमॉन्ट के सैनिकों ने प्रवेश किया और स्पेन को हराया। 1861 में एकीकृत इटली का निर्माण हुआ और उसके राजा इमैनुअल द्वितीय या विक्टर इमैनुअल द्वितीय बने। तो आई होप पूरा आपको इटली में राष्ट्रवाद, इटली का एकीकरण, क्वेश्चन आता है इटली का एकीकरण तो वो भी यही होता है, तो सेम आपको लिखना होगा लाइन से। एंड पॉइंट वाइज अगर आप लिखते हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इससे नॉर्मल 10 से 15 लाइन बन जाएंगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और नोट्स बनाते रहो ताकि लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।